हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप सब कुछ सही होगा, आप लोगों की प्रिपरेशन भी सही चल रही होगी। तो आज आप लोगों का एक न्यू टॉपिक है जो कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अपन फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं। तो फ्रिक्शन चैप्टर में अपन सबसे पहले तो फ्रिक्शन देखे, फिर उसके बाद उनके कॉज देखे हैं, फिर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फिर उसके बाद इसके पहले वाले वीडियोस में अपन देखे थे कि लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। 2 लॉज देखे थे अपन, स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉ और काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉ। तो आई होप वो आप लोग वीडियो वाला देखे होंगे और आप लोगों को पसंद भी आया होगा। तो आज अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, जिसमें अपन एंगल निकालेंगे, फ्रिक्शन का एंगल निकालेंगे किनके बीच में। जो फोर्स लगता था स्टैटिक फोर्स, वो उसके बीच, और जो नॉर्मल रिएक्शन था उसके बीच अभी देखेंगे अपन कैसे करने वाले हैं। और बस यही करना है कि अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ में शेयर करिएगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए खूब सारा। और आगे तो कंटिन्यू वीडियोस आते ही रहेंगी इस चैनल पे। तो आप लोग मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगी, तो आप लोगों को आसानी होगी फिर वीडियोस देखने में। ठीक है, फिर स्टार्ट करें आज का सेशन। देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अपन को निकालने के लिए सबसे पहले अपन जो ब्लॉक वाला डायग्राम देखे थे उसी पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये वाला डायग्राम आप लोगों को याद होगा, जिसमें एक ब्लॉक था। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि कंटिन्यू वीडियोस देखा करो आप लोग। मतलब ऐसे बीच से देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर आप लोगों को लगेगा कि ये क्या बता रहे हैं मैम करके, है ना। तो अपन ये ब्लॉक लिए थे जिस पे कि क्या करते थे अपन, एक्सटर्नल फोर्स लगाते थे। तो भी ये ब्लॉक अपने रेस्ट पोजीशन पे ही था। ठीक है, इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं था। फिर अपन जैसे जैसे ग्रेजुअली एक्सटर्नल फोर्स अपन इंक्रीज करते जाते हैं, तो फिर ये क्या होता है, ये धीरे धीरे मोशन स्टार्ट करता है। और जहाँ पे ये मोशन स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, और इसमें नीचे की तरफ इसमें वेट होता है, ये अपन देख चुके हैं। जो ये ब्लॉक का ही वेट होता है ये एक्सर्ट होगा इसमें। और ये जो होता है क्या होता है, ये सरफेस होता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है। और ये क्या होता है, रिएक्शन होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन होता है जो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस की वजह से इसमें इस ब्लॉक के ऊपर एक्सर्ट होता है। ठीक है, तो और ये जो है यहाँ पे भी फोर्स लगेगा। और ये फिर उसके बाद इसका एक रिजल्टेंट देखेंगे अपन, यहाँ पे इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट यहाँ से होगा। ठीक है, फिर इसको अपन ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आगे आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखो, इसको एक ऐसा पैरेललोग्राम के फॉर्म में ये इक्वल होगा, चारों साइड से इक्वल होगा, मतलब एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये ओ इसका सेंटर है। ठीक है, इसको अपन नेम दे देंगे, ये आर ये होगा, और ये जो एरो है ये ए है, और ये सी। इनके बीच में एक एंगल होगा, इसी को ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ये होगा लैम्डा, लैम्डा। ठीक है, ये भी अपन निकालेंगे। अभी ये डायग्राम बता रही हूँ तो पूरा आप लोगों को बता दे रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, या फिर जिसको अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। इस साइड पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है, और ये जो होता है ये क्या होता है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन, वो ये नॉर्मल रिएक्शन है। ये ए सी बी, मतलब ओ ए सी बी एक पूरा क्या है, पैरेललोग्राम है, ये बोल सकते हैं अपन। ठीक है, और
तो इसको बोलेंगे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम अपन ऐसा इसलिए किए हैं, ये पैरेललोग्राम के फॉर्म में इसलिए बना है। ये यहाँ तक का डायग्राम देखे थे, ये वाला बस डायग्राम एक्स्ट्रा है। ये ब्लॉक वाला देखे थे कि ब्लॉक पे फोर्स एक्सर्ट करने से ही उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होता है दो सरफेस के बीच में, ये सब कुछ देख लिए हैं अपन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, सब कुछ देख लिए हैं। बस ये वाला पोर्शन पैरेललोग्राम वाला एक्स्ट्रा है, वो इसलिए किए यहाँ पे अपन क्योंकि अपन को ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। तो मैथमेटिकली कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए अपन इसको एक्सटेंड करके क्या किए हैं, ये रिजल्टेंट लिए इन दोनों के बीच का नॉर्मल है ये, और ये क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, इन दोनों के बीच का ये रिजल्टेंट लिए हैं, फिर दोनों को ऐसे जोड़ दिए हैं अपन। तो ये एक पैरेललोग्राम के फॉर्म में बन गया है। ठीक है, अब देखें बुक पे क्या लिखा हुआ है आप लोगों की। और यही वाला डायग्राम मैं अभी आप लोगों को समझाने के लिए बताई हूँ, और यही वाला डायग्राम मेरी नोटबुक में ही बना हुआ है। तो देखो अब इसमें आप लोगों की बुक में क्या लिखा हुआ है, जो एंगल बनेगा रिजल्टेंट से लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में, उसी को ही एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे, और इसी को ही लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैं अभी बताई, ये जो एंगल है ये किसके किसके बीच में लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन के बीच में लग रहा है, और किसके बीच में लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में लग रहा है। ये जो है ये आप लोगों का लिमिटिंग, ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो इसके बीच में एक रिजल्टेंट लिए हैं, और रिजल्टेंट और इसके बीच में ये आप लोगों का जो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा है ये, ठीक है, लैम्डा बोलते हैं इसको, इसको LEMDA, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यही कैलकुलेट करना है, यही मेन है इस टॉपिक में, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। लैम्डा इज़ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये जो लैम्डा है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये रिजल्टेंट और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच में एक रिजल्टेंट है, तो इन दोनों के बीच में ये एंगल हो रहा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट एंड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के रिजल्टेंट से और नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनेगा, और किसके डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन के ही डायरेक्शन में। इसका डायरेक्शन कैसा है, नॉर्मल रिएक्शन के ही डायरेक्शन में है, ये देखो है ना, इसका डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन के ही डायरेक्शन में है, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन लैम्डा से। ठीक है, फिर उसके बाद इस फिगर में OA इज द नॉर्मल रिएक्शन। OA क्या है, OA is the normal reaction and OB is the limiting friction. Limiting friction और static friction। देखो ये जो O से A है ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, और O से जो B है ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये देखो वही डायग्राम है जो मैं अभी आप लोगों को समझाई हूँ। OA इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, OA जो है नॉर्मल रिएक्शन है, और OB इज़ द OA इज़ द नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन है, और OB इज़ द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। क्लियर, वही डायग्राम है। फिर उसके बाद अपन ये पैरेललोग्राम देखेंगे, ये वाला पैरेललोग्राम, इसी से ही फिर आगे अपन लोग एंगल निकालेंगे कि कितना होगा। ठीक है, हो गया ये।
और साथ में आप लोग नोट्स भी बनाया करो, सिर्फ देखने से फिज़िक्स समझ में नहीं आएगा। और हाँ, आप लोग अगर बोलेंगे तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रिपेयर कर दूँगी कि मैंने कैसे पढ़ाई किया था और पढ़ाई कैसे करना चाहिए, आप लोगों को फिज़िक्स कैसे पढ़ना चाहिए। ऐसे छोटे मोटे टिप्स तो मैं आप लोगों को देते ही रहूँगी सेशन में, लेकिन अगर आप लोगों को एक पूरा वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और फिज़िक्स को हमेशा ऐसा पढ़ना है आप लोगों को कि नोट्स साथ ही साथ बनाते चलना है। या तो आप लोग एक बार समझ लीजिए वीडियो में, फिर उसके बाद फिर से वीडियो चलाइए और साथ में नोट्स अपना रेडी रखिए, मतलब कि कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और अपने साथ साथ बनाएं। या तो देख के बनाइए अगर देख के बनाना है तो, या फिर अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम बिन देखे भी बना सकते हैं तो बिन देखे भी प्रैक्टिस करिए। या तो अगर आप लोग देख के बनाएंगे फिर उसके बाद फिर बंद करिए वीडियो और फिर कॉपी में फिर एक न्यू पेज लीजिए, वहाँ से फिर बिन देखे ट्राई करिए। तो फिर ऐसा करेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी होगा और ईज़िली आप लोगों को हर एक टॉपिक जो है समझ में आएगा, क्योंकि आप लोगों के 11 में टॉपिक्स बहुत सारे हैं। तो फिर अगर आप लोग पेन कॉपी लेके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए साथ ही साथ नोट्स भी प्रिपेयर करिए, तो उससे आप लोगों का जो है साथ में प्रिपरेशन भी होता रहेगा और आप लोगों का नोट्स भी रेडी हो जाएगा और फिर उसको फिर से आप लोग रिवाइज करिए, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। ये जो पैरेललोग्राम है इसी में ही देखना है अपन को। ओसी जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। ओसी रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट, ठीक है। ओ सी ये क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में पूरा ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ये मैं बताइए आप लोगों को एक पैरेललोग्राम है। तो ये कंप्लीट पैरेललोग्राम हो गया जहाँ पे ओ सी क्या है आप लोगों का, रिजल्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो ए ओ सी इज इक्वल टू लैम्डा है। देखो ए ओ सी ये वाला ये ए है ना, ए ओ सी ये क्या है, लैम्डा है, ठीक है। फिर उसके बाद राइट एंगल ट्रायंगल में ओ ए सी ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल पता है ना आप लोगों को, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल जिसका 90 डिग्री जो रिप्रेजेंट करता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ओ ए सी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे अपन, tan लैम्डा लिखेंगे, पहले tan लैम्डा निकालेंगे। तो बताइए tan लैम्डा कितना होगा इस ट्रायंगल में, ओ ए सी ट्रायंगल को अपन देखेंगे, ओ ए सी ये वाले ट्रायंगल को देखिए। तो यहाँ पे tan लैम्डा कितना होगा, आप लोग पढ़े होंगे ना, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा, ये आप लोगों का 10th में आई थिंक या फिर 9th में है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। और मैं भी इस मेरे सीरीज़ में भी आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ फॉर्मूलाज आप लोगों को करवाई हूँ। तो उससे आप लोग बताइए tan थीटा कितना होता है, या फिर tan लैम्डा, यहाँ पे थीटा नहीं है लैम्डा है एंगल, तो होता है P अपॉन बी होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या किसको बोलते हैं, जो ये एंगल के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो AC क्या होगा, परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा, ओ ए इज द बेस, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, ओ ए इज द बेस, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मैं अपने नोट्स में भी ऐसे ही लिखी हूँ। फिर उसके बाद ओ बी क्या है और ओ ए क्या है, tan लैम्डा इज इक्वल टू है ए सी अपॉन ओ ए। तो यहाँ पर से बताइए ए सी कितना है, ए सी आर है, सॉरी ए सी कितना है और ओ ए कितना है, ओ ए आर है, ओ ए आर है और ए सी अपन को निकालना है। तो ये जितना होगा
उतना ही तो ये भी होगा ना, दोनों साइड इक्वल है तो इसकी वैल्यू जितनी होगी उतनी ही इसकी वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू कितनी है, एफ एस है, ये क्या है, एफ एस है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये भी एफ एस होगा। तो यहाँ से ए सी कितना आ गया, एफ एस अपॉन ओ ए कितना आ गया, आर। ये देखो ए सी के प्लेस में एफ एस, ओ ए इज इक्वल टू आर। तो tan लैम्डा इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। बट म्यू एस कितना होता है बताइए, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके पहले वाले वीडियो में अपन किए हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अपन कैलकुलेट किए हैं। म्यू एस इज इक्वल टू होता है एफ एस अपॉन आर। आप लोग बोलेंगे ये कहाँ से आया करके, तो इसके लिए आप लोगों को प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, इससे पहले वाला जो लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो, तो वहाँ से आया है ये वाला फॉर्मूला, म्यू एस इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर। तो देखो ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन दोनों के राइट हैंड साइड पे इक्वल है, एफ एस अपॉन आर, एफ एस अपॉन आर। तो जिसका राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो अपन इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं। तो देखो tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड तो इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस, यहाँ से आ गया। बस यही है अपन का एंगल। तो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये क्या होता है, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इक्वल्स द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो कोफिशिएंट ऑफ, हैंस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, म्यू एस, ये म्यू एस है, इज इक्वल टू दी, इज इक्वल टू द टेंजेंट, टेंजेंट किसको बोल रहे हैं, टेन को टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेंजेंट ऑफ दी, ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। मैं आप लोगों को ऐसे लिखा के इसलिए बता रही हूँ, कई लोगों को ऐसे लिखे वाले में समझ नहीं आता, स्टेप क्लियर नहीं हो पाता ऑलरेडी अगर वो लिखा हुआ होता है तो, इसलिए मैं आप लोगों को फिर से लिख के बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास तो नोट्स है, बट फिर से इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, बाकी मैं फिर से भी लिख सकती हूँ आप लोगों के लिए, बस आप लोगों का सारा डाउट्स क्लियर होना चाहिए, स्टेप्स क्लियर होने चाहिए आप लोगों के लिए। तो अब कर ही रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं तो थोड़ी मेहनत और कर सकते हैं, है ना। बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, फिर तो सारा टॉपिक ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो ये थोड़ा रफ वे में है, यहाँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो tan लैम्डा किए ए सी अपॉन ओ ए, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए सी को ओ बी भी लिख सकते हैं, ए सी को क्या लिख सकते हैं, ओ बी भी, एक ही मतलब है। मैं इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ए सी इज इक्वल टू ओ बी, यहाँ से लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि दोनों इक्वल है, पैरेललोग्राम का दोनों साइड इक्वल होता है, ठीक है। तो फिर tan लैम्डा इज इक्वल टू एफ एस अपॉन आर, और इस अपन को कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से पता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये होती है, मतलब कि लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से पता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है म्यू एस, वो इक्वल होता है एफ एस अपॉन आर के। तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, तो अपन के पास आ जाएगा टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, टेन क्या है, टेंजेंट ऑफ द लैम्डा क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये आ गया आप लोगों का एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इतना ही है, 2-3 स्टेप है बस, आप लोगों को ये डायग्राम याद रखना है, उसके बाद बस ये वाला डायग्राम याद रखना है ब्लॉक वाला, उसके बाद बस राइट एंगल ट्रायंगल ये वाले में ओ ए सी वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे आप लोगों को tan लैम्डा की वैल्यू पहले निकालनी है कितनी होती है, फिर उसके बाद
कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है वो, फिर दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देना है तो अपन के पास आ जाएगा, जो अपन को लास्ट में फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आज का सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा और शेयर तो कर ही दीजिएगा अपने सारे ग्रुप्स में, सारे फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।